हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल नो बाइट 906। इस वीडियो सीरीज में मैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 को डिस्कस कर रहा हूँ। ये हमारा सेक्शन 6 के ऊपर है ये वीडियो, जिसमें मैं चेक को एक्सप्लेन करूँगा और जो आने वाले सेक्शंस हैं उनको भी एक्सप्लेन करूँगा। तो चेक के बारे में मैंने जब बिल ऑफ एक्सचेंज से पहले वाली वीडियो में बताया था, तो मैंने बताया था कि चेक भी एक तरीके का बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में मैंने बताया था कि 3 कंपोनेंट होते हैं, ड्रॉवर, ड्रॉई और पेई होता है। ड्रॉवर वो होता है जो बिल ऑफ एक्सचेंज को बना रहा होता है। इन दिस केस हम चेक के रिगार्डिंग जब पढ़ रहे हैं तो चेक जो बना रहा होता है वो क्या हो गया, ड्रॉवर हो गया। ड्रॉई जिस बैंक का होता है वो चेक, वो बैंक उस केस में क्या हो जाएगा, ड्रॉई हो जाएगा। सपोज करो ड्रॉवर का जो बैंक अकाउंट है वो एसबीआई में है, तो एसबीआई क्या हो जाएगा, ड्रॉई हो जाएगा। और पेई जिसके नाम पे वो बना रहा है वो क्या हो जाएगा, पेई हो जाएगा। ये 3 कंपोनेंट होते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज के, और चेक भी जो है एक तरीके का बिल ऑफ एक्सचेंज ही होता है। तो जो भी सारी वैलिड कंडीशंस होती हैं एक बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए, वही यहाँ पे चेक में भी एप्लीकेबल होगा। ए चेक इज ए बिल ऑफ एक्सचेंज, इसने पहले ही लिख दिया, ड्रॉन ऑन ए स्पेसिफाइड बैंक। और वो किस पे ड्रॉन होगा, एक स्पेसिफाइड बैंक पे, बैंक का ही होता है चेक। एंड नॉट एक्सप्रेस्ड टू बी पेएबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड, and it include the electronic image of a truncated check and a check in the electronic form. नॉट एक्सप्रेस टू बी पेएबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड का मतलब क्या है, जब तक हम उस चेक को पे नहीं करेंगे, जब तक कि सामने वाला जिसके नाम पे चेक बनाया गया वो डिमांड करे। मतलब चेक जो होता है ऑन डिमांड दिया जाता है अमाउंट उसकी, ठीक है। एंड इट इंक्लूड इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ ए ट्रंकेटेड चेक। पहले क्या होता है, सपोज करो ए ने चेक बनाया बी के नाम पे, ए का अकाउंट एसबीआई में है और बी का अकाउंट एक्सिस बैंक में है, और इसने जो अकाउंट टू अकाउंट अगर ट्रांजैक्शन हो रही है तो एक से दूसरे में भेजेंगे, दूसरे से फिर तीसरे में भेजेंगे, क्लियरेंस हाउस होंगे, तो उसमें फिजिकल मूवमेंट होती थी चेक की। तो फिजिकल मूवमेंट को अवॉइड करने के लिए ट्रंकेटेड चेक सिस्टम लाया गया। ट्रंकेटेड चेक सिस्टम में क्या है, चेक की इमेज जो होगी वो सिर्फ ट्रांसफ़र होगी, और उससे जो टाइम लगता था पहले एक चेक को पैसा निकलवाने में, वो अब टाइम बच जाएगा इसमें। और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म जो चेक की होती है वो भी इसके अंदर इंक्लूड कर दी गई। मतलब अगर डिजिटल अगर कोई चेक है और उसके ऊपर डिजिटल सिग्नेचर वगैरह कर रखे हैं तो वो भी एक वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज होगा। तो इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। इसकी 3 एक्सप्लेनेशंस भी है, वो आप पढ़ लेना, उतना ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि सिर्फ उसी चीज़ को बताया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म क्या होती है, चेक की ट्रंकेटेड सिस्टम क्या है, वो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। बिल का एक सिंप्लीफाइड नोट भी मैंने दे रखा है इसमें कि चेक क्या होता है। चेक इज ए टाइप ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज दैट ड्रॉन ऑन ए स्पेसिफाइड बैंक, ठीक है। हमेशा यहाँ पे ड्रॉई क्या होगा, एक बैंक ही होगा। पेएबल ऑन डिमांड, ये हमेशा डिमांड पे ही दिया जाएगा। हालांकि उसमें डेट लिखी जाती है, हम फ्यूचर डेट डाल देते हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि उस डेट पे या उसके बाद जब भी आप लगाओगे उसको, आपको पैसे मिल जाएंगे तुरंत। पेएबल ऑन डिमांड है वो। व्हेन प्रेजेंटेड विदाउट एनी डिले, आपको क्या मिल जाएंगे, पैसे मिल जाएंगे। सेक्शन 7 पढ़ते हैं। सेक्शन 7 बताता है कि ड्रॉवर और ड्रॉई क्या होता है। ड्रॉवर मैंने बताया कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज को बना रहा है वो क्या है, ड्रॉवर है। द मेकर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक इज कॉल्ड द ड्रॉवर। द पर्सन देयर बाय डायरेक्टेड, देयर बाय डायरेक्टेड का मतलब है कि जिस पर्सन को डायरेक्शन दी गई है टू पे इज कॉल्ड द ड्रॉई। ए ने अगर बी को डायरेक्ट किया, अगर नॉर्मल बिल ऑफ एक्सचेंज बना रखा है, बी को डायरेक्ट किया कि तुम सी को 10,000 रुपये दे देना, तो ए क्या हो जाएगा, ड्रॉवर, बी ड्रॉई हो जाएगा, सी पेई हो जाएगा। चेक के केस में हमेशा बी क्या होगा, बैंक ही होगा, कोई ना कोई स्पेसिफाइड बैंक होगा हमेशा के लिए, ड्रॉई। अब समझने वाली चीज़ है कि ड्रॉई इन केस ऑफ नीड, इसका क्या मतलब है, ड्रॉई इन केस ऑफ नीड व्हेन इन बिल और इन एनी इंडोर्समेंट। बिल और इंडोर्समेंट का मतलब क्या है, क्योंकि हमने पढ़ा कि नेगोशिएबल है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है कि वो ट्रांसफरेबल है। नेगोशिएबल का मतलब होता है यहाँ पे ट्रांसफरेबल, एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे वो जा सके। मैंने एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया, ए ने डायरेक्ट किया बी को कि सी को पैसे दे देना 10,000 रुपये, और सी ने क्या किया, इसको डी को दे दिया एंडोर्स करके। अब हम पढ़ेंगे आगे वाले सेक्शंस में कि किस तरीके से एंडोर्समेंट की जाती है। तो सी ने ट्रांसफ़र कर दिया डी को, अब डी जाएगा बी के पास और पैसे ले लेगा। तो इस तरीके से ये नेगोशिएट होता चला जाता, आगे ट्रांसफ़र होता चला जाता, और इसको एंडोर्समेंट बोलते हैं। तो या तो बी
बिल पे लिखा हो या फिर इंडोर्स किया है तो इंडोर्स करने का एक तरीका है, उस पे लिखा हो। क्या लिखा हो? किसी एडिशनल पर्सन का नाम लिखा होना चाहिए कि अगर वो पैसे ना दे, एक्स पैसे ना दे, तो तुम वाई से पैसे ले लो। तो इस तरीके से उसको बोलते हैं ड्रॉई इन केस ऑफ नीड, व्हेन इन बिल और इन एनी इंडोर्समेंट देयर ऑन द नेम ऑफ एनी पर्सन इज गिवन इन एडिशन टू द ड्रॉई। ड्रॉई के साथ में ए ने बोला बी को किस मतलब ए ने सी को बोला कि बी से पैसे ले लेना। अब सी बोलता है कि भाई क्या पता बी ना दे, तो उसी ने साथ में नाम लिख दिया डी। ठीक है, या तो बी से ले लेना, और बी अगर पैसे ना दे तो फिर डी से ले लेना पैसे। तो यहाँ पे डी क्या हो जाएगा? ड्रॉई इन केस ऑफ नीड हो जाएगा। ठीक है, इन एडिशन टू ड्रॉई टू बी रिसोर्टेड टू इन केस ऑफ नीड सच पर्सन इज कॉल्ड द ड्रॉई इन केस ऑफ नीड। मतलब एडिशनल एक पर्सन का नाम लिख दिया कि तुम अगर वो पैसे ना दे तो उस दूसरे वाले पर्सन से पैसे ले लेना। तो वो एडिशनल जो पर्सन का नाम लिखा है वो ड्रॉई इन केस ऑफ नीड हो जाए। अब नेक्स्ट है सेक्शन 7 के अंदर ही एक्सेप्टर। एक्सेप्टर कौन होता है? जो ड्रॉई होता है वही एक्सेप्टर होता है बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में। बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में जो ड्रॉई होता है वही क्या होता है? एक्सेप्टर होता है। ए ने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया सी के लिए कि तुम बी से पैसे ले लेना। अब ऐसे तो मैं किसी के भी नाम पे बिल ऑफ एक्सचेंज बना दूंगा, तो क्या मैंने किसी एक्स पर्सन के नाम पे बिल ऑफ एक्सचेंज बना दे तो क्या वो लायबल हो जाएगा वो देने के लिए? नहीं, जब तक कि वो एक्सेप्ट ना कर ले उसको। एक बिल ऑफ एक्सचेंज इस तरीके से बना होगा और उस पर अगर बी ने एज एक्सेप्टर सिग्नेचर कर दिए कि हाँ मैं पैसे दे दूंगा सी को, तो वो इस केस में अब यहाँ पे ड्रॉई ना रह के अब क्या हो गया? वो एक्सेप्टर हो गया। और इस केस में लाइबिलिटी किसकी बनेगी? बी की बनेगी, क्योंकि बी ने एक्सेप्ट कर लिया है उसको। अब बी ही उसको पैसे देगा, ना कि ए। अगर बी एक्सेप्ट नहीं करता है तो लाइबिलिटी किसकी रह जाएगी? ए की रह जाएगी सिर्फ। आफ्टर द ड्रॉई ऑफ ए बिल हैज साइन हिज एसेंट अपॉन द बिल। जब ड्रॉई बिल के ऊपर सिग्नेचर एसेंट दे देता अपनी, और इफ देर आर मोर पार्ट देयर ऑफ, अगर एक से ज़्यादा उस बिल के पार्ट्स हैं तो उसकी बातें कर रहा है ये, एंड डिलीवर द सेम और गिवन नोटिस ऑफ सच साइनिंग टू द होल्डर। मतलब असेंट दे देगा उसको और सिग्नेचर करके और होल्डर को बता दिया कि हाँ मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ। और टू सम पर्सन ऑन हिज बिहाफ, या तो मतलब जिसको पर्सन को पैसे मिलने हैं उसको बताया है, या किसी और को उसके बिहाफ पे ये जानकारी दे दी, तो वो क्या हो जाएगा? अब एक्सेप्टर हो जाएगा। और लाइबिलिटी, सोल लाइबिलिटी किसकी रह जाएगी? एक्सेप्ट करने वाले की रह जाएगी। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज जिसने बनाया उसकी लाइबिलिटी उतनी नहीं रहेगी जितनी एक्सेप्टर की होगी। अब एक्सेप्टर फॉर ओनर का मतलब क्या है? जिस तरीके से हमने देखा था ड्रॉई इन केस ऑफ नीड होता है, उसी तरीके से ये एक्सेप्टर फॉर ओनर होता है। एक्सेप्टर ऑफ फॉर ओनर का मतलब क्या है? व्हेन ए बिल ऑफ एक्सचेंज हैज बीन नोटेड और प्रोटेस्टेड। नोटेड एंड प्रोटेस्टेड ये एक तरीके के प्रोविजंस है, आगे हम पढ़ेंगे किस तरीके से नोटेड और प्रोटेस्टेड किया जाता है। जब भी डिसऑनर हो जाता है कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक, तो उसको नोटरी के पास जाके ये बताना होता है कि भाई ये डिसऑनर हो गया, तो नोटरी उस पर अपना सिग्नेचर करेगा कि हाँ सच में ये डिसऑनर हो गया। तो इस तरीके से उसको बोलते हैं कि ये नोटेड एंड प्रोटेस्टेड हो गया। फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, मतलब ए ने बी को डायरेक्ट करते हुए सी को 10,000 रुपये देने का बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया। अब बी ने क्या किया? एक्सेप्टेंस ही नहीं दे रहा, वो नॉन एक्सेप्टेड कर दिया उसने, या फिर पैसे देने से मना कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या करेगा? सी नोटेड एंड प्रोटेस्टेड करवाएगा इसको, और उसके बाद कोई वॉलेंटरली, मतलब बी को एक्सेप्टर को ऑनर करने के लिए, बी इस केस में एक्सेप्टर था, बी को ऑनर करने के लिए, उसको बचाने के लिए अगर डी पर्सन पैसे दे देता है सी को जितनी अमाउंट उसमें लिखी थी, तो उस केस में डी को हम क्या बोलेंगे? कि एक्सेप्टर फॉर ऑनर हो गया वो। When bill of exchange has been noted or protested for non-acceptance or for better security and any person accept it supra protested, जो ऊपर protested किया गया, for owner of drawer, for the owner of drawer or of any one of the endorser, सच पर्सन इज कॉल्ड द एक्सेप्टर फॉर द ओनर। सॉरी, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे ना बी को एक्सेप्ट को ओनर करने के लिए यहाँ पे बता दिया था। डी ने क्या किया है? पैसे देने के लिए एक्सेप्ट किया, क्योंकि वो ए ड्रॉवर को ओनर करना चाहता है, इस वजह से।
ठीक है। या फिर एंडोर्सर को, एंडोर्सर क्या है, मैंने बोला था कि बिल ऑफ एक्सचेंज एक तरीके का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, और नेगोशिएबल का मतलब ट्रांसफरेबल, और एंडोर्स कर करके ही उसको ट्रांसफ़र किया जाता है। तो यहाँ पे अगर सी ने एंडोर्स करते हुए एक्स के लिए अगर वो बना दिया है, तो यहाँ पे अगर कोई डी पर्सन सी के ओनर करने के लिए उसको एक्सेप्ट करेगा तो एक्सेप्टर फॉर ओनर उसको बोला जाएगा। आई होप ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, आपको समझ में आया होगा ज़रूर। अगर मैं इसको एक लाइन में समराइज करूं, एक्सेप्टर फॉर ओनर का मतलब क्या है, जब भी वो डिसओनर हो जाएगा उसके बाद ड्रॉवर जिसने बनाया है उस बिल ऑफ एक्सचेंज को या फिर जिसने एंडोर्स किया है उसको ओनर करते हुए अगर कोई एक्स पर्सन आता है और वो एक्सेप्ट कर लेता है तो उसको एक्सेप्टर फॉर ओनर बोला जाता है। अब इसमें लास्ट बताया गया पेई। पेई क्या है, द पर्सन नेम इन द इंस्ट्रूमेंट, जिस पर्सन का नाम लिखा गया इंस्ट्रूमेंट के अंदर, टू हुम मतलब जिस पर्सन का नाम लिखा गया उसको पैसे मिलेंगे, टू हुम और हुज ऑर्डर मतलब या तो वो खुद या फिर अपने ऑर्डर पे किसी को पैसे लेने के लिए बोल दे, तो उस केस में जिसको बोला गया है एक्स पर्सन को वो क्या हो जाएगा, पे ही हो जाएगा। अदरवाइज जिसका नाम लिखा गया और जिसको पैसे मिलने हैं वो क्या होगा, पे ही होगा। या मैंने साथ में नीचे ही इनको सिंप्लीफाइड वर्जन लिखा हुआ है और इसके साथ में एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो इस पीडीएफ को आप पढ़ सकते हो, जो कि मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, lobytes_906 के नाम से। तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा और ईजिली आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर लोगे।